नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लास ले रहे हैं। ये क्लास आपकी 12:30 बजे होती है, तो भाई ये थोड़ा सा लेट हो चुकी है, लेकिन हाँ, क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। और जो साथी वास्तव में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो साथी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो भाई इंतजार करना आपका, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने हमारा इंतजार किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन अगर आप अभी भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार शेयर जरूर कर दें जो साथी पढ़ना चाहते हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके जो साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हाँ, हमें एक ऐसा कंटेंट मिले, हमें ऐसी जगह पर कंटेंट मिले जो हमें यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हेल्प कर पाए, तो आप यादबिन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बाई एस सी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो सीरीज है चाणक्य की सीरीज, इसमें आज आप हम 40वां कोर्स करना 34वां यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ये 34वां सेट है। इससे पहले आपके 33 सेट करा दिए गए हैं, और 33 सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने वो कर लिए तो। ठीक है, स्टार्ट करें। बाकी के साथी हैं जुड़ जाएं भाई। स्टडी लाइव गीता निशांत जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा जानू भी आ चुके हैं आज। गुड आफ्टरनून। अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके की आईडीज हमारे यहाँ सामने आती हैं। तो कोई पड़ोसन के नाम से आ जाती है, कोई और किसी नाम से आती है, लेकिन ये है कि नाम कुछ भी हो, पढ़ाई आप करते हो, ये बेटर है। ठीक है। गुरुजी, हम आ गए हैं क्लास में फिर से, बिल्कुल आ चुके हो, तो भाई आप लोगों का स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ अब आप ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे केवल मैं नहीं पढ़ाता भाई, और भी टीचर हैं आपको पढ़ाने वाले यहाँ पे। तो आपको कौन कौन पढ़ाता है? तो आपको सुबह क्लास मिलती है रीजनिंग की, ये आपको कौन पढ़ाते हैं? शुभम सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। इसके बाद आप 12:30 बजे मेरे साथ में जुड़ते हैं। 12:30 बजे के बाद शाम को आप 8 बजे यादविन सर की क्लास में जुड़ते हैं, और 9 बजे आप हिंदी की क्लास में जुड़ते हैं। अगर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जुड़कर पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं हमारे साथ में मिलकर। बाकी अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो कंसेप्ट को जानने के लिए, थ्योरी को पढ़ने के लिए, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे यूपीएसआई से रिलेटेड ही पढ़ाया जाए। तो आप हमारे बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एक बैच मिलेगा जिसका नाम है चाणक्य बैच। चाणक्य बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि इसके अंदर सारे टीचर जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाते हैं, और यहाँ पर वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ सकें। ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नोट्स बनवाते हैं, और आपको उतना याद कराते हैं जितना आपको जरूरत है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चाणक्य बैच हमने जो लॉन्च किया था, जब ये हमें लगा था कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सक्सेस हुआ। और इसकी सक्सेस के साथ में हम लोगों ने आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट किया, जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। ये बैच भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एसआई से रिलेटेड क्लासेस मिलने वाली हैं। कांस्टेबल के लिए आप उत्तर योद्धा बैच ले सकते हैं। बैच बहुत ही सस्ती रेट में है, 599 रुपये में भी है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, यानी टोल फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक हमारे नंबर जो नंबर है हमारा 8266981579 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब आपकी क्लास। और इस क्लास के लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एनालाइज के साथ में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ पर पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सब लेके चलता हूँ। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कॉपी पेन मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम अगर अपने हाथ से कुछ चीज़ों को लिखेंगे, वो जल्दी याद हो जाती हैं, वो जल्दी अच्छे से बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और तरीके से हमें पता होता है कि हमने ये क्यों लिखा था, इसका रीजन क्या है, जो भी हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना होता, हमें उतना पढ़ना होता है जितने से हमारे एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो वो एक रिवीजन कहलाता है, और वो रिवीजन आप इन्हीं शॉर्ट नोट से कर पाएंगे। तो साथी आ चुके हैं, निशांत आ चुके हैं, और गीता भी जुड़ चुके हैं, काजल कुमारी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून निशांत। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। चलिए इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखो आप पे आंसर आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आगरा के किले की बात कर रहे हैं, यानी जहां हम रहते हैं वहां की बात की जा रही है आज तो। आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? आगरा किले का निर्माण हुआ। आगरा किले में बहुत सारे लोगों ने आगरा किले को अपनी राजधानी के रूप में यहाँ पे व्यवस्थित किया, यानी आगरा को राजधानी रखा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे यहाँ पे महल देखने को मिलते हैं कुछ, और यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल, सबकी बातें सुन ली हैं यहाँ पे।
अब मैं बात करता हूं कि सब आप आंसर दीजिए, मैं तब तक आपको बताता हूं कि आगरा किले का निर्माण कब होता है, क्योंकि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो आगरा किले का निर्माण भी होगा। तो निर्माण की अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर इसका जो निर्माण है वो 1565 से 1578 के बीच में होता है। ठीक है, एक पता चला कि 1565 से 1578 के बीच में इसका निर्माण कर दिया। और निर्माण कर दिया, किसने किया इसका निर्माण? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? अकबर इसको निर्माण करता है। और अकबर के द्वारा होता है तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर चीजें भी पाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो आपने सुना होगा दीवान ए आम कहाँ मिलता है? आगरा के फोर्ट में। इसके अलावा दीवाने खास, ये भी कहां पर है? ये भी आपका आगरा के फोर्ट में है। दीवाने खास के अलावा आप देखेंगे यहां पर आपको मिलने वाला है जहांगीर का महल। क्या मिलने वाला है? जहांगीर महल मिलने वाला है इसके अंदर। जहांगीर महल के अलावा आप देखेंगे इसके अंदर मोती मस्जिद भी मिलने वाली है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप तुरंत इसके आंसर दे देंगे कि ये चीजें, सारी चीजें जो हैं आगरा के किले में मिलती हैं। अब यूनेस्को की बात आती है। यूनेस्को क्यों शामिल करेगा इसे? क्योंकि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में है, ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसी ही चीजों को कौन अपने में शामिल करता है? कौन सी लिस्ट आती है उसके लिए? तो उन्हें कहा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कब स्थापना की जाती है इसकी? 1945 में। लेकिन ये कब शामिल करता है? 1983 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। जानू का आंसर, एएसपी का आंसर, चित्रांशी का आंसर। हाँ जी चित्रांशी, हेलो। इसी के साथ में आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो यूनेस्को शामिल कर रहा है, ये यूनेस्को शामिल कर क्यों रहा है? तो ये ऐतिहासिक महत्व की चीजों को शामिल करता है, ये बात आपको पता है। अब तक भारत में कितने यूनेस्को स्थल हैं, ये आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो 2025 की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि 2025 में, यानी 2025 तक यूनेस्को साइट भारत में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को साइट है 44। कितनी है? 44 हो चुकी हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आया समझ? बिल्कुल चित्रांशी आंसर 83 है, गीता का भी आंसर आ चुका है, सबका आंसर बहुत ही सही आंसर आया है। अब बढ़ें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 2। देखो भाई, आपको पता है कि इमरजेंसी हर जगह लगाई जाती है। हर जगह का मतलब है कि इमरजेंसी लगाने का कोई ना कोई रीजन होता है। अब रीजन है तो क्या क्या रीजन है और किस आधार पर लगाई जाती हैं और कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रतिस्थापित कर दिया? यानी पहले एक वर्ड हुआ करता था आंतरिक अशांति, लेकिन अब आंतरिक अशांति की जगह पर क्या यूज होता है? सशस्त्र विद्रोह यूज होता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपातकाल की बात, आपातकाल यानी इमरजेंसी कितनी लगाई जाती है? इमरजेंसी जो है ना, वो हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं। और अगर ये 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं तो इनके लिए कहीं ना कहीं आर्टिकल होंगे। हाँ जी बिल्कुल हैं। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगाई जाती है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 352 के तहत, आर्टिकल नंबर 356 के तहत और आर्टिकल नंबर 360 के तहत हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है। अब इमरजेंसी लगा ली। इमरजेंसी कौन कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती हैं तो आप उनकी बात करते हैं। तो 52 में लगाई जाती है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। राष्ट्रीय के बाद में जो लगाई जाती है यानी राज्यों के अंदर विद्रोह होता है या राज्य अगर संवैधानिक रूप से काम नहीं करते तो राज्य आपातकाल लगाया जाता है। और तीसरी जो इमरजेंसी है जिसे हम 360 में जानते हैं वित्तीय आपातकाल। अब आपसे जो अशांति वाला वर्ड पूछा गया है ना, ये कहीं ना कहीं है तो कहां पर है? तो आप याद रखिएगा कि हमारे पास में राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी लगाने के लिए ना कुछ आधार होते हैं। वो आधार क्या है? तो पहला आधार है कि अगर आपके पास में किसी के साथ में युद्ध हो जाए, अगर आप पर कोई देश हमला कर दे, और यहां पर एक वर्ड हुआ करता था जिसका नाम है आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति की बात करते हैं तो आंतरिक अशांति पहले हुआ करता था, यानी हमारे अंदर, यानी हमारे देश के अंदर कोई अशांति हो जाए। अब जब यहां पे 1975 में एक इमरजेंसी लग जाती है आंतरिक अशांति के नाम पर, तब क्या किया जाता है? जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और ये क्या करते हैं? एक यहां पर संशोधन करते हैं। और वो संशोधन कौन सा है? तो वो संशोधन है 44वां।
और 44वां संशोधन कब होता है? 44वां होता है 1978 में। और यहां पे क्या करते हैं ये आंतरिक अशांति वर्ड को चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या लगती है, इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसकी जगह पर प्रतिस्थापित करके क्या यूज किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह यूज किया जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखना, करंट की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में यहां पर आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग देखा गया, जिसकी वजह से इसको लगाया गया, लेकिन इसके लगभग 50 साल हो चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, और इस साल उसके लिए 50वां ईयर मनाया गया है। बताइए, गीता का आंसर, लाइफ का आंसर, चित्रांशी का आंसर बी है। चित्रांशी बी आंसर नहीं है, सी आंसर होगा। ठीक है, जानू का आंसर भी आ चुका है सी, निशांत का भी आंसर है सी। आज सर ने लेट क्लास ली है इसलिए स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो आप लोग शेयर कर दो। स्टूडेंट नहीं आए तो आप लोग बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने क्लास स्टार्ट इसलिए लेट की है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे यहाँ पे भी, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। एक अधिनियम की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसरण में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है? अनुच्छेद 21A इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके माइंड में आएगा कि आर्टिकल 21A एक मूल अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात की जाती है। तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21A की अगर आपसे बात की जाएगी तो इसके तहत हमें एक अधिकार मिला हुआ है, और जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। क्या नाम है इसका? शिक्षा का अधिकार दिया गया है हमें आर्टिकल 21A के तहत, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके अंदर कहां किसका प्रावधान किया गया है? तो याद रखना कि शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का नियम दिया गया है। यानी बच्चों को क्या दिया गया है? निशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब हमें यहाँ पे शिक्षा का अधिकार मिल गया। अब अधिकार मिला है तो कभी ना कभी तो दिया होगा, कब दिया है वो संशोधन हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना ये अधिकार हमें मिला 86वां संशोधन में। यानी अब संविधान में 86वां संशोधन किया जाता है, और 86वां संशोधन कब होता है? 2002 में होता है, और इस 2002 के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आर्टिकल यानी हम एक एक्ट लेके आते हैं जिसे कहा जाता है आरटीई एक्ट। क्या कहा जाता है? आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कब आता है? यानी 2009 में आता है। और लागू कब होता है? ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो 2010 से आरटीई 2009 को लेके आए, और ये सभी स्कूल पर लागू किया गया। और इसके आधार पर बताया गया कि टीचर किस प्रकार से पढ़ाएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ना है, बच्चे को किस में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इन बच्चों की यहाँ पे क्या करनी है? पहचान भी करनी है, समावेशी शिक्षा के साथ में लेके चलना है, सभी को एक साथ लेके चलना है, और शिक्षक यहाँ पे किसी को फेल नहीं कर सकता। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत की जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। स्टूडेंट का नंबर नहीं है जो सेंड कर सके। भैया हमारे पास में किसी का नंबर नहीं है, हम किसी का नंबर नहीं रखते हैं। जानू का आंसर, चित्रांशी का आंसर और गीता का आंसर आ चुका है। तो भैया आप लोग शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नॉर्मल भी अपने स्टोरी वगैरह पे लगा सकते हैं तो हो सकता है ऐसा बच्चा आ जाए। चलो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक दिन की छुट्टी हो जाती है ना संडे की, तो उस वजह से भी लोग सोच लेते हैं, नहीं जुड़ पाते इतनी जल्दी। ठीक है, उन्हें याद आता है 2-4 दिन बाद कि हाँ यार अब पढ़ लेते हैं। मंगल बुध के बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोमवार के नहीं। किंग जॉर्ज की बात करते हैं। एक हमारे यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी है जिसे कहा जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में से किसी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट बनेगा, यूपीएसआई का पेपर है, उत्तर प्रदेश तो इंपोर्टेंट बनता ही है, तो हमें पता होना चाहिए केजीएमयू यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर स्थित है, इसकी स्थापना कब की जाती है, बाकी के इन जगहों पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। चलिए बताइए आप लोग क्या है। मेरी जान नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल आ गई हैं। अब लखनऊ से जानू भी जुड़े हुए हैं, जान भी जुड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अच्छा तुम जा रहे हो तो ठीक है भाई, जिसको मन है पढ़ना है, जिसका मन है नहीं पढ़ना है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई पढ़ लो। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है। बात करते हैं इसकी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे स्थापना की जाती है किसकी? 1911 में। और यहाँ पर किंग जॉर्ज के सम्मान में एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज। ठीक है। और किंग जॉर्ज के सम्मान में क्या किया गया? एक कॉलेज की स्थापना की जाती है। यहां पे तो यूनिवर्सिटी कह जा रही है, भाई रुक जाओ, सबर करो, बता तो रहा हूं। किंग जॉर्ज फाइव के सम्मान में यहां पर एक स्थापना की जाती है कॉलेज की। अब उस कॉलेज का नाम क्या रखा गया था? तो याद रखना, उसे रखा गया था किंग जॉर्ज कॉलेज। क्या नाम रखा गया था? किंग जॉर्ज कॉलेज नाम रखा गया। और इस कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है 1911 में। अब आपके माइंड में आएगा 1911 में तो कॉलेज था ये, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बना होगा। तो यूनिवर्सिटी ये कब बना? सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बना तो 1911 में ये अगर कॉलेज था तो 2002 में हमारे माइंड में आता है कि क्यों ना इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। तो इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलता है? तो इसे मिलता है 2002 में। 1911 में बना था, 2002 में इसे यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। है कहां पर? तो याद रखना, ये केजीएमयू जो है लखनऊ में है। नर्सिंग की पढ़ाई यहां से ही की जाती है। और आपसे अगर पूछा जाए एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, नर्सिंग के कोर्सेज जो होते हैं वो यहीं इसी यूनिवर्सिटी से कराए जाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कितनों का आंसर सही है? गीता का आंसर, रिद्धि का आंसर, इसी के साथ में चित्रांशी आंसर, और यहाँ पे सभी का आंसर चुका है। जान का भी आंसर आ चुका है, जानू का भी आंसर आ चुका है। लखनऊ, आई थिंक बिल्कुल लखनऊ ही है। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, नर्सिंग कोर्स इसी के जरिए किए जाते हैं। आया समझ में? बाकी आप देख पा रहे हो आगरा में यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? तब आप कहेंगे कि आगरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सरोजनी नायडू। क्या है? सरोजनी नायडू मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये तो आगरा में है। लेकिन हम तो सर अंबेडकर से पढ़े, तो भाई अंबेडकर मेडिकल यूनिवर्सिटी ना होकर अंबेडकर आप देखते हैं ग्रेजुएशन, एमएससी वगैरह आप जो करते हैं उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है। वाराणसी की मैं बात करूं तो वाराणसी में आप सभी जानते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो आपकी है बीएचयू। बाकी अलीगढ़ की बात करोगे तो अलीगढ़ में आपकी यूनिवर्सिटी एएमयू। लेकिन एएमयू के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। सॉरी, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है। ठीक है। मैं हूं जानवी। ठीक है, आपका नाम जानवी है। अगर आप लोग मुझसे, भाई कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप अपना पढ़ने आए हो, किसी और के कमेंट पर ध्यान देना का मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, बनते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हम इनका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष की। तो आपको एक बात पता होगी कि आज यानी कल के आसपास एक भूकंप आया था जो कि आपका अफगानिस्तान में आया है। तो अब ऐसी आपदाएं अगर आएंगी कहीं पे, कहीं का मतलब है अगर हमारे देश में आ जाए, तो ऐसी आपदाओं के लिए कोई काम करने वाली संस्था है या नहीं? यानी अगर मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप के अलावा मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गई, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में एक संस्था काम करती है, यानी देश में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है एनडीएमए। और ये एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना की जाती है ये 2005 में की जाती है। और 2005 में इसके जो पीएम बनाए, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो तो पीएम बनाए जाते हैं। लेकिन सर यहां तो एसडीएमए की बात की जा रही है। यहां पे किसकी बात की जा रही है? यहां तो राज्य की बात की जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे एसडीएमए कहेंगे, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी भी स्थापना की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल की जाती है। तो नेशनल लेवल पर सबकी स्थापना की गई थी, उसी टाइम पे इसकी भी स्थापना की गई थी। अब इसका भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर हमारे पास में नेशनल का अध्यक्ष है पीएम, तो क्यों ना ऐसा करें सर, स्टेट में मुख्यमंत्री को बना दें। हाँ जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री को ही बनाया जाता है इसके अंदर। इस स्टेट का, जिस स्टेट में की सीएम की बात की जा रही है, उस स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इन्हीं के पास होती है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ के पास में है,
अगर हम यहाँ पे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के सीएम के पास में है। ये काम क्या करती है? राहत का काम करती है, आपदा की प्रबंधन की नीतियां बनाती हैं और लोगों को पुनर्वास करने के लिए योजनाएं बनाने का काम इसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बता दीजिए किसका आंसर। अभिषेक उपाध्याय आ चुके हैं। आजकल देखते नहीं हो भैया, कहाँ देखना है आपको, मैं रोजाना क्लासेस लेता हूँ यहाँ पे, और अभी मैराथन लेके चुका हूँ पैट की। अगर आपने मैराथन नहीं ली है तो आप पैट की मैराथन देख सकते हैं, 5 घंटे पढ़ाया मैंने। तुम कह रहे हो यार मैं दिखता नहीं, कैसी बातें करते भाई। जब गुजरात में आएगा तब पाक में आएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, चित्रांशी का भी, रिद्धि कुशवाहा का ही, सबका आंसर है। गीता का भी आंसर आ चुका है, मेरी जान का भी आंसर आ चुका है, गीता का भी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कहता है? आप सोशल मीडिया यूज करते हो, बिल्कुल करते होगे, व्हाट्सएप यूज करते होगे, इंस्टाग्राम यूज करते होगे, इसके अलावा फेसबुक यूज करते होगे। लेकिन क्या वास्तव में यही 3-4 आपको यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखते हैं? नहीं, तब आप इस जगह पे गलत हो जाओगे, क्योंकि हम लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे पास में एक सोशल मीडिया एक और है जिसका नाम है टम्बलर। क्या नाम है इसका? टम्बलर। और आपके यूपीएसआई के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, क्योंकि आप केवल व्हाट्सएप की बात करते हैं, क्योंकि आप केवल फेसबुक की बात करते हैं, केवल आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं। लेकिन हमारे पास में अदर की बात की जाएगी तो एक हमारे पास क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है? ब्लॉगिंग की जाती है, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग है ये। अगर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? ब्लॉग लिखने का काम कर रहे हैं, किसी फोटो के साथ, किसी टेक्स्ट के साथ, किसी गिफ्ट के साथ में, किसी वीडियो के साथ में, और इसके साथ में क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, यानी ये सोशल मीडिया के रूप में भी काम करता है। अब सोशल मीडिया के रूप में काम करता है क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? अपने जो हमारे ब्लॉग हैं उनको टेक्स्ट के फॉर्म में, जो हमारे ब्लॉग हैं उनको फोटो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, GIF फाइल के फॉर्म में हम यहाँ पे शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं। अब हमने पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद में क्या होगा? वो लोगों के पास जाएगा। इतनी बात पता है। अब इसकी बात करते हैं कि सर इसकी स्थापना किसने की होगी? तो इसकी स्थापना जो होती है ना, वो हो जाती है 2007 में। कब हो जाती है? 2007 में होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है? उनका नाम है डेविड कार्प नाम है। क्या नाम है इनका? डेविड कार्प नाम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता है, सभी जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग को हर कोई जानता होगा कि फेसबुक इसका है, व्हाट्सएप इसका है, इसके अलावा इंस्टाग्राम इसका है, मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो भी किसका है? जकरबर्ग का है भाई। इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, आंसर आ चुका है। जानवी का भी आंसर है, और इसके अलावा जान का भी आंसर है ए, चित्रांशी का भी आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं, गीता का भी आंसर आ चुका है। तो आप लोगों के आंसर मिल चुके हैं, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, एक बात याद रखना कि इस प्लेटफॉर्म को पहले किसने खरीद लिया था? याहू ने खरीद लिया था। लेकिन याहू तो खुद बेच दी है। पहले इसे किसने खरीदा? याहू ने खरीदा, और याहू तो खुद बेच दी गई। तो याहू को किसने खरीद दिया? तो वेरिजॉन नाम की कंपनी ने याहू को खरीद लिया। किसने खरीद लिया? वेरिजॉन नाम की कंपनी ने याहू को खरीद लिया। ठीक है, गीता तुम बाद में आंसर दिया करो। क्यों भाई, गीता को क्या दिक्कत है? गीता से रिद्धि कुशवाहा का आंसर है ए। बाद में आंसर देने से क्या हो जाएगा? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है 7। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी है, बिल्कुल है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, और ब्लड जो है वो बहुत सारे मिनरल्स को लेके बढ़ता है, वो ऑक्सीजन को लेके चलता है, वो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को बाहर लाने का काम करता है, और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और हमारा ब्लड जो है वो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और ये प्योर भी होता रहता है। कहाँ होता है? किडनी के अंदर। लेकिन मान लीजिए कोई खनिज की कमी हो जाए तब, तो किसी भी खनिज की कमी हो जाएगी तब हमें यहाँ पे क्या होना? हमें यहाँ पे डिसीज होने लग जाती हैं, हमें यहाँ पे बीमारी होने लग जाती हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस खनिज की कमी से हाइपोकैलेमिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी किसी खनिज की कमी हो जाए तो उसे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, क्या बताओगे? हमारे पास आयरन होता है ब्लड में, बिल्कुल होता है। आरबीसी के अंदर आयरन पाया जाता है, तो आप क्या कहते हैं? ब्लड हमारा कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। हमारे अंदर कॉपर पोटेशियम फ्लोराइड पाए जा रहे हैं। लेकिन ब्लड में मान लीजिए कमी किसकी कर दी जाए? ब्लड में कर दी जाए किसकी कमी? पोटेशियम की कमी कर दूं। आंसर आ गया कि नहीं आया? क्या क्यों, क्या होता है?
पोटेशियम आंसर दे दिया, जानवी ने आंसर दे दिया है, और इसके अलावा जानका भी, रिद्धि कुशवाहा कई, चित्रांशी ने ऑप्शन नंबर ए बताया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में जो कमी होगी वो किसकी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। और ब्लड के अंदर जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड का यानी पोटेशियम का स्तर कम हो जाए, तब इसे हम हाइपोकैलेमिया के नाम से जानते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे सर पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपको उल्टी होना स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ज्यादा मात्रा में, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। कई लोगों को कुपोषण का भी शिकार माना जाता है इसकी वजह से। अगर आपकी मांसपेशी है तो मांसपेशियों के अंदर कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसकी वजह से हो रही हैं, पोटेशियम की कमी की वजह से। उल्टी भी आ रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, मांसपेशी कमजोर होती चली जा रही है। यहां पे हमें क्या होगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, पोटेशियम का लेवल अगर कम कर दिया जाए ब्लड में से। आया समझ? बिल्कुल। प्रिंस का आंसर ये है, गलत है भाई ये प्रिंस भाई, प्रिंस गलत आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करोगे तो भ्रष्टाचार तो आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब भ्रष्टाचार ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्ट बनाने पड़ेंगे, और एक्ट के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे यहां पर किसके लिए यूज किया जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो नेता है ना, हमारे जो सरकारी कर्मचारी है ना, तो इन लोगों को पहले इसके अंदर लेके आते हैं। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, वो बात अलग है कि नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? माइंड में सबसे पहले आएगा लोक सेवक क्या है, तो आप यहां पे क्या बताओगे, हमारे यहां पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के अंदर लोक सेवक की परिभाषा दी जाती है, जो क्या कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ना, आपका जो विधेयक आता है वो 1988 में आता है, और 1988 में कई सारे लोक सेवक। अब लोक सेवक कौन, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, तो वो इसी के अंदर आएंगे, सरकारी कर्मचारी, ठीक है। लोक सेवक की परिभाषा में आपका सरकारी कर्मचारी आ गया। अब मान लीजिए कर्मचारी हो गए, तो सर कहोगे कि सर ऐसा तो फिर विधायक भी आने चाहिए। बिल्कुल, यानी हमारे यहाँ पे विधायिका वाले पर्सन भी आते हैं। अब विधायिका में कौन आता है, तो आपके एमपी आते हैं, आपके एमएलए आते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं तो इसके अंदर आएंगे। मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने कर दिया, तो किसी जज ने कर दिया, तो बिल्कुल भैया, अगर जज भी यहाँ पे भ्रष्टाचार करता है तो वो भी इस विधेयक के अंदर आता है, तो यानी न्यायाधीश भी इसके अंदर आता है। और कभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा भी कोई भ्रष्टाचार किया जाता है, वो भी इस लोक सेवक की परिभाषा के अंदर शामिल होता है। लेकिन इनमें से कौन शामिल नहीं होगा, सब तो शामिल कर लिए, सरकार द्वारा नियुक्त हो, सरकारी पद पर कार्यरत हो, सब शामिल हो गए। इनमें से कौन नहीं होगा, तो यहां पे पहला कहा जा रहा है सरकार के लिए कमीशन पे काम करने वाला। अगर मैं सरकार से काम ले रहा हूं और वहां पे कमीशन ले रहा हूं, तो मैं क्या सरकारी कर्मचारी हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। तो सरकारी कर्मचारी नहीं हो तुम अनुबंध में काम कर रहे हो, और अनुबंध में कोई काम करता है तो उसे लोक सेवक नहीं कहा जाता, उसे सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति नहीं कहा जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। बाकी के आप देखोगे, कुलपति की बात करें, न्यायाधीश की बात करें, या कोई न्यायालय द्वारा नियुक्त एक परिसमापक हो, ये सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। लीवर चेक करवाओ किसका, अब मैं भी नाम बदल कर आऊंगी मेरा प्यार। इसमें हमारे यहाँ पे कंपटीशन यूपीएसआई के लिए नहीं चल रहा है, यूपीएसआई के अलावा इस बात के लिए चल रहा है कि तुम्हारी आईडी का नाम अगर ये है तो मेरी आईडी का नाम ये होना चाहिए। कोई कह रहा है मेरी जान, कोई कह रहा है जानू, कोई कह रहा है मेरा प्यार, कोई कह रहा था, कल परसों में एक आईडी आई थी जिसका नाम था मेरी पड़ोसन। चलिए, रिद्धि कुशवाहा गीता का आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मान लीजिए चुनाव हो जाएं, ठीक है। अब चुनाव हो जाएं तो चुनाव होने का मतलब क्या है, चुनाव होने के बाद सरकार आएगी, और सरकार यहां पे कितने साल तक रहेगी, ये बात यहाँ के इसमें पूछी जा रही है। यानी अगर मान लीजिए मध्यवर्ती चुनाव ना हो, बीच में अगर सरकार यहाँ पे हटाई ना जाए, बर्खास्त ना की जाए, या फिर किसी व्यक्ति के, यानी उनका यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर उनका बहुमत खत्म ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चुनाव कराने पड़ते हैं, इसे कहते हैं उपचुनाव, ठीक है। लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होना चाहिए, सबका आंसर होगा ये तो
रेड में मस्त लग रहे हैं। हाँ जी बल्कि भाई थैंक यू, अगर रेड में आपको अच्छा लग रहा है तो। आज जान का फेवरेट। सब कुछ बाद में सिलेक्शन पहले, ये बात करिए प्रिंस ने। सब कुछ बाद में, पहले सिलेक्शन पे ध्यान देना है, पहले पढ़ाई पर ध्यान देना है, पहले एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जॉब पानी है, जॉब पाने के बाद में फिर आप फ्री हो, आप कुछ भी करते रहना। ऋतु कुमारी गुड आफ्टरनून, गीता का आंसर आ चुका है और रिद्धि कुशवाहा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है कि कोई भी सरकार अगर मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो 5 साल तक रहती है। 5 साल का एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यकाल रहता है, जब तक कि उसे का भंग ना किया जाए। अगर मैं कहूं कि ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 83 क्लॉज 2 में दिया गया है लोकसभा के लिए, आर्टिकल नंबर 172 क्लॉज 1 में दिया गया है राज्य विधानसभा के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरकार जो है वो 5 वर्ष तो आज चल रही है, लेकिन हमने तो देखा है सर 6 वर्ष भी चलती थी, बिल्कुल चलती थी। और कब चलती थी, तो 44वां संशोधन आया इसके लिए, 44वां संशोधन आता है। और 44वां संशोधन कब आता है, तो ये आता है 1978 में। और 1978 से पहले जितनी भी सरकारें हुआ करती थी वो 6 साल के लिए चलती थी, ये बात याद रखने का। 44वां संशोधन होता है 1978 में, और सरकार यहां पे जो 5 वर्ष चलती थी उनका कार्यकाल घटाकर क्या कर दिया जाता है, कार्यकाल घटा दिया जाता है, और घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाता है। यानी 78 के बाद जो सरकारें बनी वो आपकी 5 वर्ष के लिए बनती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए अगर पूछ लिया जाए तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि यहां पे आपने वो चीजों को पढ़ लिया है, यानी हमारे द्वारा उन चीजों को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या चल रहा है भैया, क्या एक्स्ट्रा चल रहा है, ये क्यों लड़ाई स्टार्ट कर देते हो? लड़ते रहो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत जाता है, एक बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, बता दीजिए क्या आंसर होगा। यहां पे बोला जा रहा है एक ग्रंथ है हमारे पास में अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपका आंसर वो होना चाहिए जो हमारा बैच है। अब आप कहोगे हमारे बैच का नाम क्या है, तो हमारे बैच का नाम है चाणक्य बैच, और इस चाणक्य बैच के द्वारा आपको यूपीएसआई पढ़ाया जा रहा है। और अर्थशास्त्र भी किसने लिखा, चाणक्य ने लिखा था। तो भाई चाणक्य बैच का प्रमोशन इसी वजह से किया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन, ये थे आपके चाणक्य। और चाणक्य को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं, चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और चाणक्य को ही हम किस नाम से और जानते हैं, तो चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। और याद रखना इस अर्थशास्त्र के अंदर है क्या, आप ये मत कहना कि यहाँ पे इकोनॉमी की बात की जा रही है, इसके अंदर बहुत सारी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था की तो बात की ही जा रही है, और इसके अंदर प्रशासन की बात की भी की जा रही है, यानी प्रशासन के बारे में भी यहां पे बताया गया है। प्रशासन के अलावा आप यहां पे देखेंगे जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून भी इसके अंदर रखे गए हैं। इसके अंदर युद्ध नीति भी हैं, जो युद्ध नीतियां बनाई जाती हैं वो युद्ध नीतियां भी इसके अंदर रखी गई हैं। और आपको पता होना चाहिए, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात अगर की जाएगी यानी राजनीति की बात की जाएगी तो राजनीति भी यहां पे शामिल है। तो ये केवल आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये आपकी अर्थव्यवस्था के अलावा प्रशासन, कानून, युद्ध नीति और उसके अलावा राजनीतिक परंपराएं, आपकी जो चीजें रही हैं मौर्य काल के अंदर, वो सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर लिखी गई हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ये चाणक्य जो थे वो महान राजनीतिक भी थे, और मौर्य जो आपके मौर्य समाज की स्थापना करवाने वाले यानी चंद्रगुप्त को सत्ता में लाने वाले भी कौन व्यक्ति थे, यही व्यक्ति थे। चलें आगे। यू आर माई फेवरेट टीचर, भाई थैंक यू चित्रांशी चौहान। अगर आपको मैं फेवरेट लग रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। सर मैं आपके बैच में हूँ, शायद आप पहचाने नहीं, वहाँ और मज़ा आता है क्लास में आपसे लाइव में वहाँ पढ़ने में। तो बिल्कुल आप हमारे बैच में होंगी, मुझे पता है, लेकिन आप वहाँ पे, मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो एक नॉर्मल तरीका या पे केवल आंसर दे रहा हूँ। वहाँ पे मेरा क्या रहता है, वहाँ पे मैं पूरी तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप उन चीज़ों को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएँ। इसलिए बोला जा रहा है
चाणक्य बैच का। और चाणक्य बैच का मैं इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि यहाँ पे वास्तव में जो भी टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो अखिल सर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो हमारे यादविन सर हो, या फिर हमारे रीजनिंग के टीचर हो, या फिर हिंदी के टीचर हो, सभी बेस्ट टीचर हैं और सभी यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के साथ में बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो केवल आपको यहाँ पे बाईएससी ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपको बाईएससी ऐप से बैच भी लेना है, और मात्र 599 रुपए में बैच है भाई। कोई महंगा बैच भी नहीं है जिससे आपको लगे कि सर अपना प्रमोट करना है, हमसे 10,000 रुपये ले जाते हैं। नहीं है भाई, 500 रुपये लेना है। मुझे नहीं आता बैच लेना, मुझ पे पेटीएम नहीं है। तो पेटीएम, हाँ जी, जिसके पास में पेटीएम नहीं है मैं उनको भी बता देता हूँ कि हमारी बैच जब आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्यूआर कोड भी आता है। तो क्यूआर कोड के माध्यम से आप किसी और से भी पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब किसी और से और किससे कराना है वो आप सभी जानते होंगे किससे कराना है। थैंक यू जानू का भी आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? यानी यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर हमारे पास में जो सीएजी होते हैं, जिन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, तो वो किसके बराबर वेतन लेते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर आ चुका है, जानू का आंसर यानी जानवी का आंसर आ चुका है बी, और जान का भी आंसर बी है, और एसपी का आंसर आ चुका है बी। बी बता रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, जो बिल्कुल सही है। यानी आपसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में एक आर्टिकल है, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 148, और ये 148 में सीएजी की बात की गई है। यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा, सीएजी की शर्तें क्या होंगी, सीएजी का वेतन क्या होगा, और वेतन को निर्धारित करने वाला कौन होगा, संसद के द्वारा उसका निर्धारित किया जाता है। और इनको जो वेतन दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दिया जाता है। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं या सरकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें पारदर्शिता लाना है, उनकी यहां पे ऑडिट करनी है, तो ये कौन करेगा, ये आपके सीएजी करेंगे। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान सीएजी कौन है, प्रेजेंट टाइम में सीएजी कौन है, और ये कौन से नंबर के हैं? वर्तमान सीएजी का नाम क्या है और इनका नंबर कौन सा है, यानी कौन से नंबर के ये पीए वो सीएजी हैं, इसका आंसर आपको देना है। हाँ जी बिल्कुल, जानवी नाम है। ठीक है जानवी, तुम्हारा भी नाम क्या है ये भी बता दो फिर। जो लिखा है वो वही तो बोलेंगे सर। हाँ जी, जो लिखा है वही बोलूंगा, और क्या करूंगा। अब ऐसे पड़ोस वाली भी आ चुकी है। हाँ, मेरी पड़ोसन आ चुकी हैं, जय श्री कृष्णा मेरे पड़ोसी। चलिए, यहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, किसी ने आंसर यहाँ ये तो दिया नहीं कि मैंने जो आंसर पूछा है उसका आंसर दे लें, लेकिन हाँ बाकी की बातें सारी कर लेंगे, हम जो पूछा गया है उसका आंसर नहीं देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सीएजी वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है संजय मूर्ति। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि ये 2024 के लास्ट में बने हैं और ये हर को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और आपसे पूछा जाए कौन से नंबर के बने हैं, तो ये भी याद रखना ये 15वें नंबर के बने हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि आपसे ऑडिटर की बात की जा रही है, तो हमें लेन देन में ऑडिटरी के लिए पारदर्शिता लाने के लिए एक हमने यहां पे क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसे कहा जाता है डिजिटल ऑडिट सिस्टम। यानी यहां पे डिजिटली हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। और इसे लॉन्च कब किया गया, 2025 में लॉन्च किया गया है। ये बात आप याद रखना कि हमें पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो डिजिटल ऑडिट सिस्टम पर भी काम करना होगा। इसलिए आपका आंसर यहां पे तो बी है, लेकिन इसके लिए मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी आपको बता दी है। हाँ जी, पड़ोस वाली भी आ गई, उनका भी वेलकम कर लेते हैं। सर जी, सर आप इनसे इनके नाम में बात की। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं भाई, कोई किसी के पीछे मत पड़ना, यहाँ पे बस पढ़ाई पर ध्यान दो। क्यों फालतू की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, मैं आपके लिए इन चीज़ों के लिए पढ़कर आता हूँ, अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि चीज़ों को समझें, उनको नोट करने की कोशिश करें, और ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो नए साथी जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपको रोजाना ये क्लास दी जाएगी 12:30 बजे, और रोजाना हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घास में निम्नलिखित में से कौन सा
पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपके पास में चार ऑप्शन हैं कि इनमें से घास में कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने स्टार्च, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। दिमाग में आएगा कि सर चारों ही चीजें मिलती हैं पदार्थ में हमें, घास में स्टार्च भी है, क्लोरोफिल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सेलुलोज है, लेकिन क्वेश्चन है कि अधिक कौन है, ज्यादा कौन है? तो बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। राधे राधे हर्ष वर्मा, सॉरी सी। चलिए, हाँ जी भाई, राधे राधे हो चुका है। रिद्धि कुशवाहा ने आंसर दे दिया है सी ही, सी आंसर है। चित्रांशी का भी आंसर सी है, जानू का भी आंसर सी है, मेरी जान का भी आंसर सी आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे सी जरूर बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कार्बोहाइड्रेट अपने आप में खुद सेलुलोज है। सेलुलोज जो है यानी हमारी, इसका आंसर बेटा सेलुलोज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो घास है, और ये घास के पास में क्या पाई जाती है? सेल पाई जाएगी, क्योंकि पेड़ है, चाहे पौधे हैं, चाहे हम हैं, हमारे अंदर क्या मिलने वाला है? हमारे अंदर सेल मिलने वाली है। और सेल अगर है तो सेल यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे सेल बनेगी, और सेल के पास में क्या होगी? सेल वॉल होगी। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल तो सेलुलोज से बनी है। और सेलुलोज अपने आप में क्या है? सेलुलोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे अगर मैं कहूं कि घास में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलने वाला है? सेलुलोज मिलने वाला है, क्योंकि घास की पूरी जो सेल बनी हुई है वो सेलुलोज से बनी हुई है भाई। बातों के चक्कर में गलत हो गया, बिल्कुल गलत होगा भाई। बातें करते रहोगे तो वो किसी पर ध्यान देने से बेस्ट है मुझ पर, और इस, सॉरी, मुझसे ज्यादा इस बोर्ड पर कोशिश की जाए, ध्यान दिया जाए और यहां पर आंसर देने की कोशिश की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर में पूछा गया है कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ये क्या है डीबीएमएस, और डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए डीबीएमएस का। कॉपी किया वो भी गया, बिल्कुल कॉपी करोगे तो भाई दूसरे की कॉपी करने का मतलब बनता ही क्या है? आप दूसरे को कॉपी कर रहे हो, वो गलत है तो आप गलत हो, वो सही होगा तो ही सही होगे। हम दूसरे पे डिपेंड क्यों रहे? हम पर कोई डिपेंड रहे, हमारी कॉपी कोई करे, ये कोशिश किया करो भाई। आप इतना पढ़ लो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, आप उसके आंसर दो, दूसरे की कॉपी क्यों करना? ए आंसर आ चुका है एएसपी का। सर मैं आप मेरे पे ध्यान देने का कोई मतलब बनता ही बता दो, पढ़ाई पर फोकस कर लो। क्यों, फायदा क्या है? मैं एक क्लास व्लास बंद करके कुछ और लेके आ जाऊं कि नहीं आइए आज सिखाते हैं कि बातें कैसे की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, डीबीएमएस। डीबीएस में एमएस क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसा है? तो ये क्या करेगा? ये आपके डेटा को स्टोर करेगा। यानी डेटा हमारा जो है स्टोर करना है तो हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ेगी। हमारे डेटा को मैनेज करना है तो हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ेगी। हमें डेटा का बैकअप चाहिए तो बैकअप के लिए भी आपको डीबीएमएस की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास में एक प्रकार सा यहां पे संग्रहित करना है तो आसानी से इसका यूज भी किया जा सके, यानी हम इसका इजी तरीके से यूज भी कर सकें, यानी डेटे को। तो यहां पर पूरी तरीके से डीबीएमएस काम करता है, जो एक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है। यानी हमें डेटा को क्या करना है? मैनेज करना है, उसका एक सिस्टम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखना यहां पे हम क्लाउड बनाते हैं। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग यहां पे क्लाउड ले लेते हैं, यानी बादल खरीद लेते हैं। बादल कैसे खरीदे जाएंगे? बादल का मतलब है हम यहां पे क्या कर रहे हैं? एक ऐसा सिस्टम खरीद लेते हैं जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें, क्योंकि हमारे पास में इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं होती है, तो उनको स्टोर करने के लिए हम क्लाउड को खरीदते हैं। तो क्लाउड आपका डीबीएमएस का ही एक पार्ट है। तो डीबीएमएस का ये जो प्रचलन बढ़ रहा है वो डीबीएमएस का प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है। और भारत ने भी अपना डीबीएमएस आधारित एक यहां पे क्या किया? डिजिटल इंडिया डेटा स्टोरेज मिशन भी लॉन्च किया है 2024 में। जहां तो सर पर ही लाइन मारी जा रही है, बढ़िया, धन्यवाद। अगर आपको सबको लग रहा है कि मैं हाँ ऐसा हूं कि लाइन मार सकते हैं तो मारो भाई। नो वर्किंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ जी। शर्म आनी चाहिए मुझे, है ना? अरे मेरे नाम में भी शर्मा है, मनीष कुमार शर्मा। तो मैं क्यों शर्माऊं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत का पहला वायसराय कौन था?
आपसे पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे शासन किया, और शासन करने के बाद में ये कहते हैं ना कि इन लोगों ने एक पद बना दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे ऊंचा है। तो इसी प्रकार से एक पद हुआ करता है, यानी वायसराय। तो वायसराय जो दिया गया वो कंपनी के शासन से दिया गया। अब जब मैं कंपनी के शासन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तब आप यहां पे कहेंगे कि हाँ जी सर, इसमें थोड़ा सा चेंज आया था कि हमारे यहां पे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब? 1857 में। क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। और ये स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको दबा तो लिया था, लेकिन इसका प्रभाव उन पर जरूर पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था कि 1858 में जब यहां पे ये बात क्राउन को पता चली, यानी जो हमारी महारानी हुआ करती थी, हमारी नहीं ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या किया, इनके शासन को ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया। अब शासन को तो खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद दिया किसे? क्या हम स्वतंत्र हो गए थे? नहीं। इन्होंने क्या किया, ये अपना कहते ना, ये बाजी अब मैं चलाऊंगी, ये बाजी मेरे हाथ में रहेगी, अब मैं यहां पे इंडिया पर शासन करूंगी। तो ये शासन खत्म होने के बाद क्या हुआ, क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी महारानी को शासन का ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन यहां पे हमारे पास पद हुआ करते थे। पद कौन से? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे यहां पे कंपनी के द्वारा जो पद दिया गया था वो था आपका गवर्नर जनरल। क्या नाम था उसका? गवर्नर जनरल नाम था। लेकिन ये क्राउन में बदला, क्राउन में बदलने के बाद यही पद आपका क्या बन गया? यही पद आपका वायसराय बन जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए कि पहला वायसराय किसे चुना गया था। तो पहला वायसराय जो चुना गया था वो किसे चुना गया था? लॉर्ड कैनिन को चुना गया था। लॉर्ड कैनिन पहले वायसराय बने थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वहीं आपसे एक और पूछा जाए कि 1947 में अंतिम भी रहे थे कोई, तो अंतिम कौन थे? तो अंतिम आपके थे माउंट बेटन। क्या नाम था उनका? माउंट बेटन जो थे ये आपके अंतिम थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड तो मैंने लिखना जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये लॉर्ड नहीं थे हमारे लिए। ठीक है, हर्ष वर्मा का सी का आंसर, जानू का सी, दिव्यांशी और सबका सी आ रहा है। जानू, जानू, जान, गीता, हर्ष, सबका सी आ रहा है। ठीक है, सब बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, लेकिन तरीके से आंसर दो, बहुत अच्छी तरीके से आप जा रहे हो। और अगर ऐसी तैयारी लगी तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करोगे, चाहे वो यूपीएसआई हो या फिर अदर एग्जाम हो। ठीक है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो या फिर आने वाला पैट का एग्जाम हो, तो आप सारे ही एग्जाम को देख सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे द्वारा जो यहाँ पे मैराथन क्लासेस जो दी गई थी, उन मैराथन क्लासेस को भी आप दोबारा से देख सकते हैं, फिर अब वो आपके लिए फायदेमंद तब भी रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हमारे पास में जो नीति निर्देशक तत्व है ना और मौलिक अधिकार हैं, दोनों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? 15 का आंसर आ चुका है डी। सर जानवी बोलो। हाँ जी बिल, जानवी, जानवी बस ठीक है, अपना अपना नाम बता दो, मैं वही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। दिव्यांशी का आंसर डी है। मोटी कवाड़िन कहाँ है भाई? क्या क्या फालतू की बातें कर रहे हो यहाँ पे? सर के मन में लड्डू फूटा, रूबी राजपूत। भाई मेरे मन में कोई लड्डू ना फूट रहा, मैं अपना पढ़ाने पे व्यस्त हूँ, पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाई ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि किसने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। आपके पास में इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान का अध्ययन बहुत लोगों ने किया था। बहुत लोगों में मैं बहुत लोगों के नाम लेना चाहूंगा अभी। तो हमारे पास में पहली अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का अध्ययन किया गया था, यानी हमारे संविधान का अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पे काम करता है, यानी पूरी तरीके से स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट देता है। और उसका नाम क्या था? और वो था आपका ग्रान विले ऑस्टिन। ये नाम आपने, ज्यादातर लोगों का डी आंसर है। और डी आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। लेकिन भाई क्वेश्चन को समझो, आपने यहां पे गलत कर दिया है, आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, आप लगे हो कि लाइन मारना है।
भाई यहाँ पे लाइन इस वाले क्वेश्चंस की लाइन पर फोकस करना है। क्या कहता है? नीति निदेशक तत्वों की बात करता है और मौलिक अधिकारों की बात करता है। भाई नीति निदेशक और मौलिक अधिकारों की संविधान की आत्मा किसने कहा था? वो थे ग्रानविले ऑस्टिन। लेकिन अंबेडकर ने किसको कहा था? तो आपके पास में एक आर्टिकल नंबर 32 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचार हैं। क्या है? संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। यानी हम यहां पे मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, कोर्ट में यहां पे क्या कर सकते हैं? रिट डाल सकते हैं। तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, संवैधानिक उपचार की जो बात की गई है, इसे अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 32 को दिया गया है, ना कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को। ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहां पे पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बोला, तो आपको याद रखना है वो ग्रानविले ऑस्टिन के द्वारा बोला गया। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास में आइवर जेनिंग्स हैं, आइवर जेनिंग्स के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसी को बोला गया, तो वो हमारे संविधान को बोला गया। तो इनके द्वारा एक संज्ञा और दी जाती है, उसको भी याद रख लेना कि भारत का, यानी भारत का ही नहीं, विश्व का, ठीक है, विश्व का विशालतम संविधान की संज्ञा देने वाले कौन थे? वो थे आपके जेनिंग्स। ठीक, अब आपको यहां पे डाउट खत्म हुए, तो यही क्लास है जो आपको डाउट खत्म करा रही है। अब मैं आपको कहूं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? अब बता दो। हमारी प्रियम्बल, हमारे संविधान की प्रस्तावना, उसे संविधान की आत्मा किसने बोला है? उसका आंसर आपको देना है। मैंने आपको यहां पे बता दिया कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को किसने बोला, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान अधिकार किसने बोला संविधान की आत्मा, और यहां पे विश्व का विशालतम संविधान किसने बोला है। लेकिन आपको बताना कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला है। राम राम भाई साइलेंस लर्नर, क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास तो अभी चल रही है, ठीक है। अंबेडकर ने नहीं बोला है, आप बार बार संविधान की आत्मा हर चीज को नहीं बोलते। अंबेडकर के द्वारा केवल ये वाला पार्ट बोला गया है। यहां पे इस बात को याद रख लेना, मैं आपको यहां पे फिर से नोट करके दे देता हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। केवल आर्टिकल नंबर 32 को बोला गया है संविधान उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा। लेकिन मैंने बोला प्रस्तावना को किसने बोला है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भाई। आप बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हमारे यहाँ पे लोकसभा थी, हमारे यहाँ पे राज्यसभा थी, हमारे यहाँ पे विधानसभा थी, लेकिन हमारे पास में अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन की सुविधा पहुंचाना, अंतिम रिसोर्सेस तक पहुंचना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें यहां पे ग्राम स्तर पर भी चीजों की जरूरत थी। और ऐसा ही हमने क्या किया, ऐसा ही हमने एक संशोधन किया, 73वां संशोधन। और 73वां संशोधन में हमने क्या किया? पंचायती राज को क्या किया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। और संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ क्या कर दिया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ बहुत सारे अनुच्छेद लेके आए। बहुत सारे अनुच्छेद क्यों लेके आए? क्योंकि हमारे पास में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना है। तो दर्जा देने के लिए हमने 24 अप्रैल का दिन चुना, और 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। और लागू करने के बाद इसमें यहाँ पे याद रखना, लागू करने के बाद इसमें कुछ आर्टिकल बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई भाग जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी लागू करने से पहले हमने भाग 9 जोड़ा, और भाग 9 जोड़ने के साथ हमने इसमें आर्टिकल भी जोड़े। और आर्टिकल कौन से जोड़े? आपसे आर्टिकल नंबर पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे पास में आर्टिकल थे 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। बताओ कितने आर्टिकल हो गए? कॉपी पेस्ट थमजा लाला कौन कर रहा है भाई? कॉपी पेस्ट। चित्रांशी का आंसर ए है, दिव्यांशी का आंसर ए 16 है, 73वां संविधान है। सभी का आंसर आ रहा है 243 से 243 ओ तक। बताओ कितने हो गए? कितने आर्टिकल बताओगे? गिनना आता है? ए से लेके ओ तक आपका कितने आर्टिकल हो गए? 15 आर्टिकल हो गए, ठीक है। और इसके बाद 243 आपका कौन सा? खुद अपने आप में एक आर्टिकल है। तो हमारे पास कितने आर्टिकल हो गए? 16 आर्टिकल हो गए। कितने? 16। हाँ जी बिल्कुल, ये आंसर है, ये आंसर लगा दिया मैंने, बिल्कुल लगा दिया भैया।
पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, कि हमने इसको लागू कब किया था, 24 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल को लागू करेंगे तो हम इसको सेलिब्रेट भी तो करेंगे, और सेलिब्रेट क्या करेंगे, पंचायत दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। आया समझ? आता है गिनना? हाँ भाई, सबको आता है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मुझे ही आता है या सबको, मुझे, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। हमें आर्टिकल पता है 243 से लेकर 243 ओ तक, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा पदार्थ है जिसे तरल सोना कहा जाता है? बताइए, इनमें से ऐसा कौन है जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। क्या आंसर बताओगे? और हर्ष वर्मा का आंसर आ चुका है। भाई किसी ने ये नहीं बताया कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है। मैंने कहा जब तक मैं आंसर दे रहा हूं तब तक तो सारी चीजें सही हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन सामने से पूछता हूं कि इसका आंसर आप दो, कोई आंसर नहीं देता है। अभी तक किसी ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। पेट्रोल, बात खत्म। हाँ जी बिल्कुल पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल तो खत्म हो जाता है, बात कैसे खत्म होगी? सर हमारा ब्लूटूथ पानी में गिर गया। भाई आप लोगों ने इतना ज़्यादा किसी को बोला, इतना ज़्यादा बोला कि उनके ना दिक्कत ही होगी, उनका जो ब्लूटूथ है वो ही गिर गया। भाई इतना क्या बोलना। बताया सर, ऊपर चला गया। तो अब दोबारा से बता दो मुझे, शायद अगर मैंने ध्यान नहीं दिया है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम जो है वो आपका तरल सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर मैं ये बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि तरल सोना ही है जो विश्व की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? विश्व की अर्थव्यवस्था को मेंटेन कौन किए हुए है? ये तरल सोना यानी पेट्रोलियम पदार्थ ही इसको मेंटेन किए हुए है। ऊर्जा की बात करेंगे यानी एनर्जी का प्रमुख स्रोत कौन है? यही है, एनर्जी का प्रमुख स्रोत कौन? तरल सोना। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहां पर जो हमारे ईंधन होते हैं यानी वैश्विक बाजार में इसकी जो कीमतें हैं वो सोने की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। ईंधन है हमारे पास, जो फ्यूल होता है, हमारी जो प्लास्टिक है, हमारे जो केमिकल्स होते हैं, हमारे जो उर्वरक होते हैं, ये इसके प्रमुख उत्पाद कहलाते हैं। अगर मुख्य उत्पादों में पेट्रोल डीजल की बात की जाए, केरोसिन जो है वो भी इसका एक मुख्य उत्पाद है। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि भारत में हमारे यहाँ पे कहीं पर भी क्या पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं तो उत्पादन किया जाता है, तो आप कहेंगे कि भारत में उत्पादन किया जाता है। हम भले ही दूसरे पर निर्भर हों लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कुछ मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? एक हमारे पास में है बॉम्बे हाई। क्या है हमारे पास में? एक हमारे पास में बॉम्बे हाई है, एक हमारे पास में है डिगबोई। किस नाम से जानी जाती है? डिगबोई। यहां ये कहां पर है? ये असम में। और ये भारत का पहला पहला है जिसके अंदर हमने यहाँ पे उत्पादन किया था, यानी सबसे पुराना कोई है तो वो यही है। इसके अलावा हमारे पास में अंकलेश्वर में है, गुजरात में, जहां से हम पेट्रोल को निकालते हैं। ठीक है। और एक नोट और कर लो। क्या नोट करना है? मैंने इतनी चीजें बता दी, और क्या रह गया? हाँ जी, एक रह गया कि हमने एक प्रोग्राम चालू किया था 2024 में कि हम पेट्रोलियम पदार्थ में क्या करेंगे? एथेनॉल मिलाएंगे। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को हमने क्या कहा? एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा। यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है 2024 में, जिसमें हम पेट्रोल में क्या मिला रहे हैं? ब्लेंड कर, यानी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला रहे हैं और इसे ब्लेंडिंग के नाम से जाना जाता है। डिगबोई, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या आ जाता है? बॉम्बे हाई डिगबोई डी। ठाकुरदास भार्गव, बिल्कुल गीता का आंसर आ चुका है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को क्या बोला गया था? संविधान की आत्मा बोला गया था। यानी जो जो पार्ट है उनको याद रखिएगा कि डीपीएसपी को किसने बोला था, वो याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बोला। इसके अलावा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बोला। ठीक है, तो प्रस्तावना का आंसर, गीता का आंसर आ चुका है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रियम्बल को बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। अब आपका आंसर आया, गीता से पहले मैंने दिया है, साइलेंस लर्नर ने भी आंसर दे दिया है। अब वो ऐसा ये कह सकते हो कि मेरे पास में जो नजर जाती है तब तक बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, कोई ऐसा बुरा मानने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको पता है कि भाई हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, बिल्कुल होते जा रहे हैं। कब से डिजिटल होना स्टार्ट किया? होना तो हमने जब से मोबाइल आया तब से होना स्टार्ट किया है, लेकिन वास्तव में हमने डिजिटली चीजों को कब सीखा? 2019 के बाद से, 2020 के बाद से। अब आप कह रहे हैं 2020 के बाद से।
क्योंकि इस टाइम पे क्या आ गया था, 2020 में ही आया था कोविड 19। और कोविड 19 के दौरान हमने क्या किया, अपनी चीजों को बनाए रखने के लिए, अपने काम को बिना रोके करने के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कैसे हुई, वो इसी वजह से हुई कि कोरोना आया और लोगों को डिजिटली हमने चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और इसी वजह से यानी कोविड 19 के टाइम पे एक यहाँ पे क्या किया जाता है, लोक अदालत, यानी जो हमारे पास में व्यक्ति है उसको अदालत में उपस्थित नहीं होना है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। तो ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ई लोक अदालत को यहाँ पे क्या किया, शुरू किया गया था। लेकिन कहाँ से शुरू किया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है आपका राज्य विधिक केंद्र से। अब आप कहेंगे राज्य विधिक केंद्र क्या है, ये आपका एक न्यायालय का ही एक पार्ट है, और जो कहां का था वो छत्तीसगढ़ का था, तो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक केंद्र से ई अदालत की शुरुआत की जाती है। यानी आपसे पूछा जाए कब की गई थी, तो 2020 से की गई थी। 11 जुलाई 2020 से हम डिजिटली अदालत को लेकर आए थे, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितनों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्यों लाए थे, क्योंकि अब न्याय की सुलभता देखने को मिल रही थी, हमें पैसे की बचत होते हुए दिख रही थी, हमें यहाँ पे समय की बचत होते हुए दिख रही थी। इस वजह से हम लोक अदालत को ऑनलाइन तरीके से लेके आए, डिजिटली लेके आए। इसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटली तरीके से सामने के अदालत में पेश हो जाते हैं। आया समझ, बात मत करो कोई भाई पड़ोस वाली का आंसर आ चुका है। गीता का आंसर छत्तीसगढ़, 1982 में गुजरात। लोक अदालत की बात पूछी जा रही है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19। अब भाई देखो, कोई लोग नरम होते हैं, कोई लोग गर्म होते हैं, यानी नरम तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई होते हैं जो गर्म तरीके से, गर्म का मतलब तरीका वो है गुस्से से चीज़ों को बोलना, या उनके लिए आंदोलन करना, या फिर हम ऐसा करेंगे कि हम चीज़ों को उसी अपने ही तरीके से, यानी गुस्से में लाल होकर उन चीज़ों को कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे। तो हमारे पास में कांग्रेस, तो आपको पता है कांग्रेस का गठन कब हो गया था, कांग्रेस का गठन तो 1885 के आसपास हो गया था। लेकिन होता क्या है, 1905 के बाद में, 1905 के बाद में होता क्या है, जब बंगाल विभाजन हो गया था तो कांग्रेस का भी विभाजन हो रहा था, और 1905 के बाद गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ चुकी थी। अब जैसे ही इसको बांटा गया तो इसमें कुछ नेता होंगे, वो नेता अपना अपना काम कर रहे होंगे। गरम दल क्या चाहता है, गरम दल चाहता था कि कोई भी आंदोलन होगा, यानी कोई भी काम किया जाएगा वो आंदोलन के तरीके से किया जाएगा, यानी हर चीज के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष आंदोलन करेंगे। और हम आंदोलन में क्या रखेंगे, स्वराज की मांग रखेंगे। किसकी मांग रखेंगे, स्वराज की मांग करेंगे। लेकिन नरम दल क्या चाहता था कि तरीका क्या रहा, उदारवादी होना चाहिए। तो उदारवादी के लिए क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे उनको क्या करेंगे, संवैधानिक सुधार के लिए, यानी संवैधानिक सुधार कराएंगे। तो अब क्या करेंगे संवैधानिक सुधार के लिए, तो उनको ऐसा करते हैं प्रार्थना पत्र देते हैं। और प्रार्थना पत्र से क्या अंग्रेज सुन सकते थे, तो यही बात यहाँ पे समझ में आती है, और इन चीजों से दोनों दल जो हैं वो अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेता की बात की जाती है, तो नेता यहाँ पे कौन थे, उनको कहा जाता है लाल, बाल और पाल, यानी गरम दल के नेताओं को लाल, वाल, पाल कहा जाता है। और आप लाल, वाल, पाल का आंसर आपको बताना है कि लाल कौन, बाल कौन और पाल कौन। लेकिन इसका नेता मैं बता देता हूं। आर्थिक सुधारों की अगर बात की जाएगी तो यहां पे जो नेता थे वो कौन थे, उनका नाम था फिरोज शाह। पहले नेता का नाम फिरोज शाह नेता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और इनके अलावा जो थे वो नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इसके अलावा हमारे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जहां पर आपको इन तीनों में से कोई दिख जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लाल, वाल, पाल की बात करते हैं तो आपको बाकी है। तो भाई एक बात बताओ, हाँ जी थोड़ा सा बफरिंग हुई है, मैं मान रहा हूँ, हाँ बफरिंग हो चुकी है, मैंने देख ली थी इसको। आप अब बता दो क्लास अब सही चल रही है। ये एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मेरा माइंड नहीं चाहता है, मेरा दिमाग नहीं चाहता है,
तो मैं डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। अगर मेरा गोल एक है और मैं उस गोल को पाना चाहता हूं, तो बीच रास्ते में कोई भी आ जाए मैं उस बाधा को पार कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल वो नहीं थे, मेरा गोल था सामने मेरा लक्ष्य, जिसको मुझे बनाना है, जिसको मुझे पाना है। तो याद रखिएगा कि आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। आपका कहीं पर भी, चाहे वो नाम से हो, चाहे वो किसी काम से हो, या फिर आपको वास्तव में टांग से खींच रहा हो, इन चीजों से अगर कोई आपको खींचने की कोशिश कर रहा है तो कोई भी डगमगा नहीं सकता, अगर आप वहां पर बिल्कुल अडिग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप अडिग तरीके से हैं तो इसका मतलब है कि आप यहां पे चीजों को कर ले जाओगे। जैसे आपने सुना होगा कि पुराना टाइम था हमारा, पुराना टाइम था, पुराना टाइम पे हम क्या करते थे, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे। उनका गोल क्या था, उस यज्ञ से दुनिया को क्या करना, बचाना। उस यज्ञ से बचाना नहीं, उस यज्ञ से दुनिया में जो हो रहे चीजों को, उन चीजों से बचाने का काम करते थे उस यज्ञ से। लेकिन मेनकाएं आती थी, राक्षसी आती थी, उस यज्ञ को भंग करने का काम करती थी। लेकिन होता क्या था, हम उस यज्ञ को पूरा कर लेते थे, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा क्या थी, यज्ञ को पूर्ण करना। हमारी प्रतिज्ञा क्या थी, संसार को बचाने का काम। इस वजह से ऋषि मुनि जो हैं वो उन चीजों को करते ले चले जाते थे, ध्यान नहीं भटकता था ऋषि मुनियों का, और वो करते चले जाते थे। ऐसे ही आप लोग भी आगे करते चले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारत के विदेशी संबंधों के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? याद रखना, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे पास में, हमने युद्ध को भी झेला, हमने टैरिफ को भी झेला है, और इसके बाद हम दूसरे देशों के साथ में, यानी जिससे हमारे संबंध खराब हुए थे, उन संबंधों को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। और ऐसे देश के साथ में भी हम जा रहे हैं जिसने हमारी जमीन को कब्जाने की कोशिश की थी, तो उन लोगों से भी हम संबंध सुधार रहे हैं। जब ये लोग संबंध सुधार सकते हैं, यानी कोई भी संबंध ऐसा नहीं होता है, यानी वो सारे संबंध एक अस्थायी रूप से खराब होते हैं, उनको सुधारा जा सकता है। आज की बात से ये निकल के आता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आ गया है, एएसपी का, साइलेंस लर्नर का, दिव्यांशी का, मेजान का, और इसके अलावा पड़ोस वाली का भी। तो सबका आंसर आ रहा है, बहुत सही आंसर आ रहा है। भारत के विदेशी संबंधों के लिए विदेश मंत्रालय उत्तरदायी होता है। कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय उत्तरदायी होता है। आपको पता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध चलाने हैं। क्या चलाने हैं? हमें यहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध चलाने हैं, तो विदेश मंत्रालय का काम है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अलावा अगर हमें विदेश में रह रहे लोगों के लिए काम करना है, तो वो आपके यहाँ पे हमें उनके लिए भी नीति बनानी पड़ेगी, तो वो विदेश नीति है। इसके अलावा भारत के लोग अगर किसी और देश में जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे विदेश मंत्रालय भी काम करता है। और लेकिन अगर मैं कहता हूं कि हमने यहाँ पे विदेश की बात की, आंतरिक सुरक्षा किसके अंदर आएगी, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन किसके अंदर आएगा, तब आपका आंसर आएगा कि हाँ जी, ए ऑप्शन जो है वो आंतरिक सुरक्षा की बात करता है। अगर आपके देश में कोई भी घटना होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो गृह मंत्रालय होता है। लेकिन अगर हम पे कोई हमला कर दे, तो ऐसी स्थिति में हमसे रक्षा कराने के लिए रक्षा सुरक्षा कौन करेगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करेगा, हमारे देश की रक्षा करने के लिए कौन आगे आएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा करने का काम किसका है? वो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री का है। और राष्ट्रीय सुरक्षा करने का काम यहाँ पे, यानी हमें सेनाओं को यहाँ पे मजबूती देने का काम कौन करता है? वो रक्षा मंत्रालय करता है। और जो भी नीति है उनमें समन्वय बिठाने का काम कौन करेगा? पीएमओ करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेगा। अब इन तीनों मंत्री के कुछ नाम होंगे, वो नाम आप बता दीजिए। किस बात की सॉरी चल रहे हैं? आपने मेरे को ब्लॉक क्यों किया? मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई, यहां पर किसी को भी मेरे द्वारा ब्लॉक नहीं किया गया है, चाहे वो किसी भी नाम से आता हो। ये बात याद रख लेना, यहां पर किसी को भी ब्लॉक नहीं किया जाता है। ठीक है, बस उसको ब्लॉक किया जाता है जो फालतू का बात करता है, बात का मतलब सामने वाले को ज्यादा परेशान कर देता है। अच्छा, आप आपस में चलिए, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गृह मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो ये आपके गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करेंगे तो जयशंकर हैं। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये राजनाथ सिंह है। तो यहां पर इसी के साथ में आप यहां पर सारी चीजों को समझ चुके हैं। हाजी एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो यहाँ पे हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाते हैं, हमारी विदेश नीति पर ध्यान देते हैं। बाहर फंसे हुए लोगों को, अगर किसी देश में कोई
युद्ध हो रहा हो, तो उस स्थिति में यही मंत्रालय है जो उन लोगों को यहाँ पर भारत में वापस लाने का काम भी करता है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो भाई लाइक के साथ साथ अपने साथी जो पढ़ना चाहते हैं, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं यूपीएसआई के अलावा भी किसी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हमारे क्लासेस को पढ़ सकते हैं। उनको आपको शेयर करना पड़ेगा, तो शेयर करने का काम आपका, लाइक करने का काम आपका, और आपको अच्छा कंटेंट देने का काम हमारा है। हम आपको चीजें प्रोवाइड ऐसे ही करते रहेंगे, और आपको चीजें अच्छी लगती रहे तो आप लोगों को सजेस्ट भी जरूर करिएगा। ठीक है, नाइस सेशन भाई, थैंक यू। बाकी के सर आपकी जान, हाँ होशियार तो हो सकते हैं भाई। अब वो जब मेरा वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर मेरा वर्ड जुड़ा होगा तो वो वही होशियार हो ही जाएगा ना, धीरे धीरे करके। चले, चलो। बाकी आपको मैं बता दूं, रीजनिंग की क्लासेस जो आपको सुबह 7 बजे मिल जाती हैं, 12:30 बजे आपको मेरी क्लास मिलती है, 8 बजे आपकी क्लास, 8 बजे जो है वो मेरी मैथ्स की क्लास होती है, और 9 बजे जो है वो हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे अगर आपको कोई कंटेंट अच्छी तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, चीज़ों को जानना है, तो आप हमारे चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं। और ये चाणक्य बैच आपका यूपीएसआई 2025 को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आपको अपनी एक स्ट्रेटजी भी बताई जाती है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। बट आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे यहाँ पे उत्तर योद्धा बैच भी है जो कांस्टेबल की तैयारी करा रहा है। इसके अलावा हमारे पास चाणक्य 2.0 बैच भी है। ये बैच आपको नया बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पर आपकी चीजें अगर निकल चुकी हैं तो आप इस बैच में जुड़कर उन चीजों को यहां पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कौन क्या ले रहा है भैया, ललित सर की क्लास क्यों नहीं होती हैं अब? तो बेटा ललित सर की क्लास इसलिए नहीं हो पा रही हैं, अभी ललित सर जो हैं वो बिजी हैं, और बिजी अगर कोई सर होते हैं तो हम यहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती नहीं करते कि भाई आके पढ़ा लो। ठीक है, कोई काम है उनका ज़रूरी, तो वो ज़रूरी काम उनका निपटाना बहुत ज़रूरी है, तो जैसे ही वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके ललित सर की क्लासेस भी हो जाएंगी। ठीक है भाई, किसी को ब्लॉग ब्लॉग मत किया करो, किसी को भी ब्लॉग मत किया करो यहाँ पे। ठीक है, लोग ब्लॉक करने को याद कर लेते हैं कि किसने कब ब्लॉक किया था और कितने साल तक किया था, कितने टाइम तक किया था। तो ब्लॉक करने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि अगर आप कल परसों में उनसे फिर से बात करने लग जाएंगे तो वो लोग यहाँ पे फिर कहेंगे कि सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि आपने ब्लॉक क्यों किया था, पहले इसका आंसर दो। ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन बाईएससी ऐप, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन, और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेस को परचेस कर सकते हैं। तो जो बैच आपको दिख जाए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे ही एग्जाम यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। तो आप सारे एग्जाम को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से आपको हम क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपकी क्लास वास्तव में जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आएगी तो इंपॉर्टेंट बनता है, नॉर्मल जीके आएगी तो इंपॉर्टेंट बनता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आता तो भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है तो भी इंपॉर्टेंट बनती है ये क्लास। तो आप केवल यूपीएसआई नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट बनती है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपको 12:30 बजे। भाई रिश्तेदारों की बात ना की जाए यहाँ पे, क्योंकि रिश्तेदार भी किसी के नहीं होते। रिश्तेदार का मतलब होता है कि आपने क्या किया, उन चीज़ों को उनको पता होना चाहिए, और नहीं अगर उन्हें पता चल रहा है तो वो किसी भी तरीके से उन चीज़ों को पता करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी है, उसने इतना कमा रहा है, ये आप क्यों नहीं कमा रहे हो। और अपनों की तारीफ की जाती है कि मेरा वाला तो इतना कमाता है, तुम्हारे वाले का बताओ कितना कमा रहे हो। तो भाई इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, अगर वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे बात ना करने से बेटर है कि आप यहाँ पे पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से आता हूँ, और पूरी क्लास में मोस्टली पढ़ाने की ही बात करता हूँ। ना ही मेरे पास में ज़्यादा मजाक वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि मजाक में पढ़ाई नहीं की जा सकती है। आप मजाक में चीज़ों को मजाक में ही लेके जाते हैं, और एक दिन पढ़ाई आपके साथ में मजाक कर देती है, आपको नौकरी नहीं लेने देती है। ठीक है, तो जिंदगी मजाक करे, पढ़ाई आपसे मजाक करे, इसलिए सबसे बेस्ट है कि बिना मजाक की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और आगे इसी तरीके से हम जोड़े जाएं और पढ़ते जाएं। जिस दिन हम पढ़ लेंगे, जिस दिन हमें नौकरी मिल जाएगी, उस दिन आप मजाक करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।